हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं 12th क्लास के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका एक वीडियो मैंने भेजा है। पहला वीडियो मैंने भेजा है, मुझे उम्मीद आप लोग पढ़े होंगे। उसके आगे का पोर्शन जो है, चैप्टर कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये है चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा मेंडल का रेफरेंस दिया था। उसके बाद मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इससे रिलेटेड जो दो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो मेंडल लॉ के लिए एक्सेप्शन है, कर सकते हैं कि अपवाद है। जैसे मैं कहूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने कहा था, बताया था कि एक कैरेक्टर का जो एक ट्रेट होता है वो डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। प्रभावी फिनोटाइप में दिखाई देता है, अपीयर होता है। रिसेसिव वाला हाइड होता है, छिपा होता है। लेकिन कुछ पौधों में न तो डोमिनेंट कैरेक्टर आता है ठीक से, और न ही रिसेसिव कैरेक्टर आता है। कह सकते हैं कि दोनों के बीच का आता है, मिक्स जिसको कहते हैं। जैसे इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं आपको सुना दूं, हेडिंग है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। प्रभाविता जो है रिसेसिव और डोमिनेंट की अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक पौधा है स्नैपड्रैगन, एक प्लांट है स्नैप ड्रैगन। इसका बॉटनिकल नेम है एंटीरिनम। बॉटनिकल नेम है एंटीरिनम। इसकी एक स्पेसीज भी इसकी है, एंटीरिनम की स्पेसीज है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन में क्या होता है? पेरेंट फ्लावर दो तरह के होते हैं। एक में रेड फ्लावर, पेरेंट प्लांट जो हैं दो तरह के, एक में कंटिन्यूअस रेड फ्लावर आ रहे हैं, दूसरे पेरेंट में कंटिन्यूअस वाइट फ्लावर आ रहे हैं। इसका देखते हैं, इसका स्टडी कर लेते हैं। रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, ये दो हैं, ये पेरेंट हैं। अब रेड के लिए एलील ले लिया, जीन्स ले लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर। इसके लिए स्मॉल आर, ये एलील्स हैं। अब जो इनके गैमेट बनेंगे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये इनके गैमेट बन गए। अब यहां इसने क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इसके पॉलन ग्रेन को इस पर डाल दिया, इसके स्टिग्मा पर, या इसके पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा पर डाल दिया, दोनों साइड से। क्रॉस कराने के बाद जो बीज बने उनको दोबारा उगाया, तो उनमें जो पौधों पर फूल निकले F1 जेनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या हुआ, चाहे तो आप
पनेट बॉक्स बना लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये अगर चांस मिल जाए तो कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मेंडल के अनुसार तो सब में कैपिटल आर है, तो सब में रेड फ्लावर होना चाहिए था, कलर रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सब के सब पिंक। इन बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर, कलर्स ऑफ द फ्लावर्स आर पिंक, नाइदर रेड नाइदर व्हाइट। न तो लाल फूल न सफेद फूल, सब के सब पिंक कलर के, पिंक कलर। अब सोचिए, यहां तो मेंडल के अनुसार उसका फर्स्ट ला ही गड़बड़ हो गया, ये अपवाद है। उसकी वो जेनेटिक एक्सप्रेशन किया गया है, थोड़ा सा बता दो एक लाइन में। जीन्स ही एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं प्लांट में, एनिमल्स में, सब में एंजाइम्स का पार्टिसिपेशन एंजाइम्स की वजह से होती हैं। जैसे एंजाइम्स बनते हैं वैसे फिर अपीयरेंस होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी भी दी गई थी, लेकिन सब बात की बातें हैं। अभी हम लोग मेंडल के जाकर पढ़ते हैं। यहाँ पर सबका सब पिंक निकला। अब वही F2 जनरेशन में क्या किया, कोई दो ले लिया, सब के सब हाइब्रिड हैं, कोई दो ले लिया। मान लो एक कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके जीन्स अलग अलग होंगे, एक में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इनके गैमिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने सेल्फ कराया, सब एक ही तरह के सेल्फ करा दिया, एक ही फूल में सेल्फ कराया। तो क्या हुआ, ये इससे मिला तो कैपिटल आर, इससे मिला तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिला तो कैपिटल स्मॉल आर, ये इससे मिला तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ये देखिए बिल्कुल रेड, ये दोनों पिंक और ये व्हाइट। F2 जनरेशन में जो रेशियो आया वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेंडल का था, लेकिन एक कंप्लीट इसकी तरह प्योर, इसकी तरह प्योर, बीच में दोनों पिंक आए, ठीक है। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दूसरी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, को डोमिनेंस। ये क्या चीज है, को डोमिनेंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। को डोमिनेंस थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। को डोमिनेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता आमतौर से कुछ गायें हैं, एक गाय बिल्कुल ब्लैक कलर की, दूसरी गाय बिल्कुल वाइट कलर की। उनके जो बच्चे होते हैं उनमें दोनों का आता है, ब्लैक के भी धब्बे हैं और वाइट के भी हैं। वाइट में ब्लैक धब्बे या ब्लैक में वाइट धब्बे, दोनों साथ साथ आते हैं। ऐसे कई एनिमल्स में हैं। ब्लड ग्रुप में सबसे बढ़िया देखो ABO ब्लड ग्रुप देखा जाता है। ब्लड ग्रुप ABO, ये ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को आई जीन कंट्रोल करता है। कौन सा जीन कंट्रोल करता है, जीन आई। और जीन आई के 3 एलील होते हैं। जैसे अभी आप लोग कैपिटल आर स्मॉल आर 2 जीन का पढ़े हैं ना। 3 जीन कौन कौन से, IA, IB और सिर्फ आई स्मॉल। अब देखिए आप लोग किताब में 6 तरह के वो बताए गए हैं, थोड़ा उसमें आप लोग देखना, मैं आप लोग थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। अगर एक पेरेंट का IA है, दूसरे पेरेंट का भी IA है, तो बच्चे का क्या होगा, IA, ए ग्रुप होगा।
दोनों का क्या होगा, बच्चे में ए ग्रुप होगा, ए ग्रुप। ठीक है, अगर एक पेरेंट का आई ए है, माँ बाप में किसी के, दूसरे का आई बी है, तो बच्चे का क्या होगा, ए बी, दोनों आएगा। एक का आई ए है, दूसरे का ए है, तो बच्चे का क्या होगा, ए, ये रिसेसिव, ये नहीं डोमिनेट करेगा। ऐसे ही एक का आई बी है, दूसरे का भी आई बी है, तो बच्चे का बी ग्रुप होगा। एक का जीन्स आई बी है, दूसरे का आई ए है, तो बच्चे का क्या होगा, ए बी। जैसे ये है आई ए आई बी, आई बी आई ए। एक का आई बी है और यहाँ स्मॉल आई है, माँ बाप में किसी एक का, तो बच्चे का क्या होगा, बी ग्रुप होगा। जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है। अगर दोनों ही ऐसे ऐसे हैं तो बच्चे का ग्रुप क्या होगा, ओ ग्रुप। ठीक है, 1 2 3 4 ये चीजें हैं। इसको आप लोग बुक से भी देखना, ये 4 साइड से बनाया हुआ है, मैं आपको समझा दूं। कहने का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप के 3 जीन्स होते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल जीन्स कहलाते हैं कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले, मल्टीपल जीन्स। इनमें को डोमिनेंस होता है, दोनों साथ साथ दोनों ही आते हैं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप में है और कुछ जानवरों के ऊपर का अपीयरेंस भी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे आइए इसके। अब है, अभी तक हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का पढ़ रहे थे। इसमें एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आप लोग किताब में भी बहुत ज़्यादा वो करके नहीं दिया हुआ है, हल्का सा कहीं रेफरेंस है। जैसे मान लीजिए हाइब्रिड क्रॉस है, अगर मेंडल का ये है, ए भी लाल दिखेगा, ए भी लाल दिखेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो दोनों ही इस तरह के हैं। अब इसमें कौन सा प्योर है, मतलब होमोजाइगस, कौन सा हेट्रोजाइगस, तो एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले मैं बैक क्रॉस समझा दूं आप लोगों को शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में क्या होता है, हेट्रोजाइगस ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कलर के आधार पर, चाहे लेंथ के आधार पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस। इसका कराते हैं डोमिनेंट वाले फिगर से, होमोजाइगस। इसको कराते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखिए 50-50 है, 2 हेट्रोजाइगस और 2 होमोजाइगस, ये आया है। टेस्ट का मतलब बैक क्रॉस के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं। बैक टेस्ट क्रॉस का कैसे कराते हैं, टेस्ट क्रॉस, इसमें भी हेट्रोजाइगस ले लिया, कैपिटल स्मॉल आर। इसके लिए रिसेसिव कैरेक्टर वाला लेते हैं पेरेंट, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जब इसमें क्रॉस कराया जाता है तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। देखिए ये टेस्ट क्रॉस है। हेट्रोजाइगस को देखने के लिए, चेक करने के लिए ये 2 तरीके अपनाए जाते हैं। अब हम ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही है। अब जरा हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में आते हैं बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े हो, एक लक्षण को लिया, जैसे मैंने टॉलनेस का लिया था,
टाल प्लांट, स्मॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। कलर ले लीजिए, तो कलर में रेड कलर, वाइट कलर। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, तो हम लोग दो लक्षणों को लेके एक साथ पढ़ेंगे, दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। वो दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? साउंड का देख लीजिए। साउंड में क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग इसमें, सॉरी, सीड का लेके पढ़ेंगे। सीड, मटर के दाने में दो तरह के सीड होते हैं। एक तो राउंड एंड येलो। मटर के कुछ बीज गोल गोल होते हैं, पीले रंग के होते हैं, और मटर के कुछ बीज सिकुड़े हुए होते हैं, रिंकल्ड होते हैं और ग्रीन होते हैं, हरे रंग के होते हैं। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में यही कैरेक्टर लिया। सीड राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये P1 थे, मतलब पेरेंट थे, ये पेरेंट हैं। अब राउंड के लिए दो जीन, कैपिटल R कैपिटल R। येलो के लिए कैपिटल Y कैपिटल Y। रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, ग्रीन के लिए स्मॉल y। यही ना है। अब पहली पीढ़ी में यहां क्रॉस कराया तो क्या होगा? आप जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये सभी यही आएंगे। जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये आएगा। मतलब जितने बीज बनेंगे F1 जनरेशन में, जितने भी बीज बनेंगे राउंड होंगे, येलो होंगे, क्योंकि स्मॉल r स्मॉल y जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये हाइड हो गया है, दब गया है। अब देखिए, इसके बाद मेंडल इसमें सेल्फ कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो क्या क्या बनेगा, मैं वही पनेट बॉक्स बना देता हूं। बॉक्स ऐसे 4 खाने बना लीजिए। देखिए 4 खाने बन गए। अब इनके गैमेट कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y, ये गैमेट। अब चाहें तो इनको आप पॉलन ग्रैंड या मेल गैमेट मान सकते हैं। फीमेल का चाहे तो यहाँ कर लीजिए। यही गैमेट कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, ये गैमेट यहाँ बन गए। बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये अगर मिलते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसको इससे मिलाइए। कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R,
स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब लास्ट देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखिए 4 गैमेट यहाँ, 4 गैमेट यहाँ, 16 तरह की चीज़ें बनने की पॉसिबिलिटी है। 16 तरह की चीज़ें बन सकती हैं। अब अगर इसका अपीयरेंस देखा जाए, फिनोटाइप यहाँ लिखता हूँ, फिनोटाइप देखो, कैपिटल आर से कैपिटल आर से राउंड और वाइट है तो येलो, राउंड येलो कितने बनेंगे? 1, इसमें भी दोनों हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 क्या बनेंगे? राउंड एंड येलो। ये बीज 16 में से 9 ये बीज बनेंगे। और कैपिटल आर स्मॉल वाई मतलब राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन कितने बनेंगे? देखो, जिसमें कैपिटल आर होगा, ये देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, राउंड ग्रीन 1, ये 2, ये 3 और रिंकल्ड येलो। कलर तो पीला हो लेकिन बीज सिकुड़े हुए हों तो डबल स्मॉल आर होगा। देखो ये नंबर 1, मतलब ऐसे कर लो इसको, हाँ 1, 2, 3 और बिल्कुल इसकी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन सिर्फ एक है। तो फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:1, ये रेशियो आएगा। फार्मूला है 2 होल स्क्वायर। ये हमने 2 लक्षण लिए हैं, 2 4, 1 2 3 4, 4 तरह की वैरायटी, 4 तरह के बने फिनोटाइप में देखने में। अब जीनोटाइप देख लीजिए। जीनोटाइप का देखिए, सबके जीन्स अलग अलग हैं, सबके जीन्स अलग अलग हैं, तो इसमें जो रेशियो आएगा वो आएगा, देखो पहले लिखता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका सिर्फ एक है ये वाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके 2 हैं। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके भी 2 हैं। और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके 4 हैं, इसमें मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका सिर्फ एक है। और कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके 2 हैं। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका एक है। और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके 2 हैं। और ये जो है स्मॉल वाई स्मॉल, इसका सिर्फ एक है। टोटल 16 वेरिएंट। ये देखिए
ये बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फार्मूला दिया था उसने, जो लॉ दिया था, वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो थर्ड लॉ है, मेंडल का थर्ड लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये थर्ड लॉ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखो कैसे कैसे मेंडल का मैं फिर से लॉ वगैरह सब कर देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड लॉ, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गैमिट्स एक दूसरे से किसी भी रूप में स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं। ये मेंडल्स के 3 लॉ हो गए, तीनों की डेफिनेशन, तीनों का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू बताया था कि 1965 में जब मेंडल ने अपने इन पास्टुलेट्स को, इन लॉज को वहाँ रखा तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। 65 के बाद 64, 65, 15, 16 साल के बाद फिर मैंने 3 वैज्ञानिकों को नाम बताया जो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर उन्होंने इसको समर्पित कर दिया। तो आखिर उस समय लोगों ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? कुछ तो रीजन होगा नॉन एक्सेप्टेंस के। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें, उसके बाद मैं थोड़ा सा उसको करके करता हूं। हाँ देखिए, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स थ्योरी, मेंडल की थ्योरी को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया? 1865 से लेके 1900 तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्या रीजन थे? तो सबसे पहला रीजन, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी दोज डेज। उस समय में जैसा आजकल कम्युनिकेशन है, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था। बुक्स पब्लिश होके सब जगह सबके पास नहीं पहुंच पाती थी, पब्लिकेशन का इतना ज़्यादा नहीं था। ये सब कुछ प्रॉब्लम थी जो मेंडल को लोग पूरी तरह से जान नहीं पाए। सब लोग इसकी थियरी को डिटेल में नहीं पढ़ पाए, नहीं जान पाए। ये पहली चीज़ थी, कम्युनिकेशन की कमी थी उस समय में। दूसरी चीज़, कंसेप्ट ऑफ जीन आर फैक्टर्स एज ए स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रैट पेयर ऑफ एलील व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कंटेम्पररी साइंटिस्ट। उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्टों ने जीन्स तो कोई जानता ही नहीं था। मेंडल ने फैक्टर कहा था कि फैक्टर जो है स्टेबल होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जीन्स स्टेबल होते हैं, सारे कैरेक्टर्स को लेके वही तो जाते हैं। एंजाइम्स का फॉर्मेशन जीन्स की वजह से ही होता है। अब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन उस समय इसके बारे में मेंडल तो फैक्टर कहता था कि फैक्टर जो है स्टेबल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं जिनमें कैरेक्टर होते हैं, वो आगे जाके उसको एक्सप्रेस करती हैं। फिनोटाइप अपीयरेंस में आता है, वो जो एक्सप्रेशन में आता है वो पेयर ऑफ एलील, वो पेयर में होते हैं। गैमेट्स बनते समय अलग अलग हो जाते हैं। तो जो उस समय के समकालीन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, उनके समझ में नहीं आता था। मेंडल की कमी नहीं थी, उनकी कमी थी। और अगर मैं ये कहूं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट उस समय के हिसाब से बहुत आगे वाला था, तो ये 100% सही होगा। उस समय जो वैज्ञानिकों की सोच थी, उससे मेंडल का एक्सपेरिमेंट काफ़ी अहेड था, बहुत आगे था, इसलिए उनकी बात समझ में नहीं आती थी। तीसरी चीज, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में
स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। एक एक चीज़ की गणना करके रखता था, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग डिब्बों में, अलग अलग शीशी में रखता था। और मैथ का यूज किया कैलकुलेशन में। उस समय के बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे उनको मैथ से क्या मतलब, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ हो गई। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि बायोलॉजी में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हो, उनकी सहायता ली जा सकती है। ये भी नॉन रिकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा कारण था। और नो फिजिकल प्रूफ फॉर फैक्टर्स, साइंस इतनी आगे नहीं थी। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1932 में बना है। सिंपल माइक्रोस्कोप कोई जीन्स की स्टडी क्या कर पाएगा। तो मेंडल इसको प्रूफ नहीं कर पाया, ये फैक्टर्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, इनको प्रूफ नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि उसको जो अपीयरेंस होता है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, वो नहीं कर पाया। तो लोग उसको मानने से इनकार कर दिए। उसी समय 1859 में डार्विन्स की थियरी आ गई, जो बुक छपी थी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये किताब ने इस बुक ने पूरा तहलका मचा दिया था, साइंस जगत में पूरा तहलका मचा दिया था। सब लोगों का ध्यान उधर ही था, जो एक्सपेरिमेंट हो सब उधर हो रहे थे। तो ऐसी चीज़ों में मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल की डिस्कवरी सब दब के रह गई। पता कब चला? 35 साल के बाद, या 1885 में 4 में मेंडल की डेथ हुई, उसके 84 में, उसके 16 साल बाद जाके तब उसको क्रेडिट मिली इसके एक्सपेरिमेंट को, मेंडल के मरने के 16 साल के बाद। ये सब रीजन थे। ठीक है, अब जो अगला वीडियो जाएगा उस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का अगली चीज स्टडी करेंगे। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों के जानने वाले हो, आपके दोस्त हों, किसी भी कॉलेज किसी भी स्कूल के हों, उनको आप भेज सकते हो, वो भी पढ़ें। इसका फ़ायदा सभी लोग उठाएं। अच्छी चीज़ का फ़ायदा सबको उठाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर आपके दोस्त भी हैं, कहते हैं, मांगते हैं, तो आप उनको भी शेयर कर दो, भेज दो उनको, वो भी स्टडी करें। और कहीं प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।